जो पहली खबर है वो भोपाल से है। करंट लगने से एक डॉक्टर की जान गई है। अचानक बिजली के खंभे से टूटकर तार नीचे गिर गया। तार की चपेट में आने से डॉक्टर की मौत हो गई और वहां खड़े दो और लोग झुलस गए। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अशोका गार्डन इलाके की घटना है। बिजली विभाग की टीम और पुलिस उस वक्त मौके पर मौजूद थी, लेकिन ये लापरवाही विद्युत विभाग की है और इसमें भ्रष्टाचार की बू भी नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक डॉक्टर की मौत हुई करंट लगने से, ये क्या जानकारी मिल रही है हमें कि भ्रष्टाचार की बू? अच्छा बताइए, बिजली का तार ऐसे कैसे लगा दिया गया भाई? उसमें करंट लगातार, करंट का प्रवाह होता है, उसे ऐसे लगा दिया गया कि जब चाहे गिर जाए। यह लापरवाही है, इसलिए भ्रष्टाचार कहा जा रहा है। बताइए उस डॉक्टर की क्या गलती थी? जो दो लोग और झुलस गए, उनकी क्या गलती थी? क्या डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार विद्युत विभाग को ना माना जाए? ये सवाल मैं आप सभी से कर रहा हूं, जितने लोग इस वक्त गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का बुलेटिन देख रहे हैं या यूट्यूब पे बाद में देखेंगे। क्या इसमें गलती नहीं है विद्युत विभाग की? कभी आपने इसके पहले सुना है कि बिजली का खंभा टूटकर तार गिर गया हो? ये सुना आपने? लेकिन ये लापरवाही हुई है और वो भी भोपाल में हुई है। दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से हमारे संवाददाता है। दुष्यंत, ये कैसे हुआ, कहां का मामला है, वो सब आप हमारे दर्शकों को बताइए। आप बिल्कुल, देखिए अशोका गार्डन थाना इलाके का ये पूरा मामला है और जिस तरीके से जब ये तार टूटकर सड़क पर गिरी तो उसके बाद उसमें एक डॉक्टर की मौत हो गई उसके झुलसने के चलते, वहीं दो लोग घायल हो गए। हालांकि अगर पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही विद्युत विभाग की ही सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके से मेंटेनेंस को लेकर कहीं ना कहीं ब्लॉक्स लिए जाते हैं, बिजली गुल कर दी जाती है और लंबे समय तक जो है वो यहाँ पर शहरवासियों को बिना बिजली के काम भी करना पड़ता है। तो ऐसे में जब इतनी सारी उपक्रम यहाँ पर बिजली विभाग करता है तो इस तरीके की घटनाएं आखिर क्यों सामने आती हैं, ये इसको भी समझना होगा। क्योंकि 440 वोल्ट की जब हाई टेंशन लाइन शहर के ऊपर से जा रही है तो उस पर विशेष ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में से पहले ही, बारिश का मौसम आने से पहले ही विद्युत विभाग जो है मेंटेनेंस की शुरुआत कर देता है और जब मेंटेनेंस किया जाता है तो इस तरीके की घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं। मेंटेनेंस की बात को कहते हुए विद्युत विभाग लगातार ब्लॉक्स जो है बिजली के लेता है, बिजली गायब कर देता है। 6-6 घंटे बिजली गायब रहती है, मेंटेनेंस भी किया जाता है। लेकिन अगर मेंटेनेंस किया जा रहा है तो फिर आखिर ये बिजली के तार टूटकर लोगों पर क्यों गिर रहे हैं और लोगों की मौत क्यों हो रही? तो इसका लापरवाही कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बिजली विभाग की ही सामने आती है। और जब हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरी उसके दौरान जब इसकी शिकायत भी की गई तो उस पर किस तरीके से कार्रवाई की गई, उस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर कार्रवाइयाँ नहीं की जाती हैं और ऐसे ही लापरवाही लगातार चलती रहती है तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे जीवन से हाथ धोना पड़ता है और इसका सीधे तौर पर खामियाजा भी आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो इस बात को समझना होगा और बिजली विभाग को इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी, क्योंकि लापरवाही ये बिजली विभाग और बिजली विभाग के कर्मचारियों की ही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बात तो कही जाती है, दावे किए जाते हैं कि हर संभव तरीके से बिजली के तारों का, बिजली के खंभों का लगातार मेंटेनेंस किया जा रहा है अलग अलग इलाकों। अभी 1000 रुपए किसी का बकाया हो ना तो ये बिजली कट कर देंगे और मेंटेनेंस के नाम पर 6-6 घंटे जो बिजली काटते हैं, ये मेंटेनेंस हो रहा है और विद्युत विभाग ही इसका जिम्मेदार है। ये एकदम क्लियर कट बात है कि विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से डॉक्टर की जान गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, दमोह से इसके बाद खबर होगी। दमोह के बहुचर्चित धर्मांतरण और चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में आरोपी मिशनरी अजय लाल दमोह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद दमोह पुलिस पर गंभीर एलिगेशन लगे थे। मगर जैसे ही आरोपी देश छोड़कर भागने की फिराक में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा, पुलिस ने तत्काल ही आरोपी को रोक लिया। पिछले दिनों दमोह के देहात थाना में 8 जुलाई को आरोपी मिशनरी अजय लाल के खिलाफ
चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची। वैसे ही आरोपी अजय लाल दमोह पुलिस को चकमा देकर दमोह से फरार हो गया। आरोपी मिशनरी अजय लाल ने दूसरे दिन सुबह जबलपुर हाई कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिस पर न्यायालय ने मामले में मिशनरी अजय लाल की गिरफ्तारी पर 13 अगस्त तक रोक लगा दी। वहीं मिशनरी अजय लाल के याचिका पर 13 अगस्त को फैसला होने वाला था। उससे पहले 12 अगस्त को आरोपी देश छोड़कर भागने की फिराक में था, मगर जैसे ही आरोपी अजय लाल देश छोड़कर भागने की फिराक में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो तत्काल पुलिस ने आरोपी को रोक लिया और ये पकड़ में आ गया। इस संबंध में मैंने एडिशनल एसपी को ये जांच दी है कि वहाँ पे मौजूद जो लोग ड्यूटी पे थे, जो उनके बंगले के और आसपास के क्षेत्र के गार्ड लगे हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट लें और जो भी साक्ष्य मिलते हैं उनको संकलित करें कि इसमें किस प्रकार से ये चूक हुई है और आरोपी अगर वहाँ से भागा है तो वो किस तरीके से भागा है। जितेंद्र गौतम, अभी आरोपी पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि वो भागा है तो किस तरीके से भागा है? क्या पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब है? वो तो कहिए वो बाहर विदेश भागने की फिराक में था तो पकड़ लिया गया। जी राहुल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है वो 8 तारीख का मामला है। हालांकि मिशनरी अजय लाल जो है पूर्व से ही दमोह के बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में आरोपी था और 8 अगस्त को जो है दमोह के देहात थाना क्षेत्र में एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो है मामला मिशनरी अजय लाल पर बना हुआ था। तो उसमें जो है देर रात उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी, लेकिन जब पुलिस उसकी एफआईआर कर रही थी तो पुलिस के द्वारा कहा गया था कि अजय लाल जो है मिशनरी अजय लाल है आरोपी, वो पुलिस की निगरानी में। लेकिन जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए गई थी तो जो है अजय लाल दमोह से फरार हो गया था। हालांकि जो है तलाश की, लेकिन दूसरे ही दिन जो है अजय लाल के द्वारा माननीय जबलपुर न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगा दी गई थी, जिस पर जो है माननीय न्यायालय के द्वारा 13 अगस्त तक मामले में अजय लाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अजय लाल देर रात जो है दिल्ली से अमेरिका भागने की फिराक में था और जैसे ही पुलिस को जानकारी लगी कि मिशनरी अजय लाल आरोपी है जो दिल्ली एयरपोर्ट पर है और अमेरिका जाने की फिराक में देश छोड़कर भागना चाह रहा है, तो तत्काल ही जो है पुलिस ने आरोपी को दिल्ली में एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। अब हालांकि आज जो मामले में सुनवाई है, माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा पुलिस उसके आधार पर जो है कार्रवाई करेगी। जी राहुल, शुक्रिया इस जानकारी के लिए जितेंद्र गौतम आपका। तो जितेंद्र ने बताया कि आज इस मामले में सुनवाई होनी है और जो फैसला आएगा उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। अगली खबर महू से है। मदरसे में 10 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य हुआ है। जान से मारने की धमकी देकर 10 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म कर रहा था। मदरसे में तालीम हासिल करने मासूम आया था। मदरसे में बच्चों की देखरेख करता था आरोपी। इसके ऊपर जिम्मेदारी थी बच्चों की देखरेख करने की। ये कर रहा था देखरेख। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़गोंदा थाना क्षेत्र का यह मामला है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 8 महीने बाद मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया है। सोमवार रात को मंत्रियों के प्रभार की सूची जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर का प्रभार फिलहाल अपने पास रखा है। वहीं नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सतना और धार 2 जिलों का प्रभार सौंपा गया है। जगदीश देवड़ा को जबलपुर और देवास, राजेंद्र शुक्ल को सागर और शहडोल का जिम्मा दिया गया है। मंत्री कुंवर विजय शाह को रतलाम और झाबुआ, प्रहलाद पटेल को भिंड और रीवा, राकेश सिंह को छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम, मंत्री करण सिंह वर्मा को मुरैना और सिवनी, मंत्री उदय प्रताप सिंह को बालाघाट और कटनी, मंत्री संपत्तिया उइके को सिंगरौली और अलीराजपुर। देखिए, इसका मकसद ये है कि संगठन की जो कसावट है वो बनी रहे। चूंकि 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतना और विधानसभा में 230 में से 160 पार करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये जनता के बीच विश्वास बना रहे,
इसीलिए इस तरह के प्रभार मंत्रियों को दिए जाते हैं। अब देखिए, जैसे राजेंद्र शुक्ल तो है रीवा के, लेकिन उनको 2 अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। वो जो उनका विभाग है उसकी जिम्मेदारी तो पूरे मध्य प्रदेश की है ही है। यानी काम बढ़ गया है मंत्रियों का। अगर वो सही तरीके से करे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चौबीस अकबर रोड यानी कांग्रेस का राष्ट्रीय दफ्तर, आज यहां महत्वपूर्ण बैठक होगी, हार पर मंथन होगा। सामने वाली सीट पर होंगे एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, और दूसरी तरफ बैठेंगे प्रदेश अध्यक्ष। उनसे पूछा जाएगा कि लोकसभा में बताइए आप लोग कैसे हार गए, क्या कमी रह गई, आपने क्या पाया अब तक, किस वजह से आप हारे हैं, आप ये बताइए, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है। कल आपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को तो अपनी बात रखी, लेकिन आज बताइए कि आप हार कैसे गए, 29 की 29 सीटें कैसे हार गए, 1 सीटों पर भी कांटे का मुकाबला क्यों नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में आप कैसे 10 सीटें हार गए, 1 सीट जो जीते उसमें भी कांटे का मुकाबला था, ये कैसे हुआ। क्योंकि ओवरऑल कांग्रेस का प्रदर्शन 2014 और 2019 से तो बेहतर है, यानी जो लीडरशिप है, हाईकमान है, वो तो बेहतर कर रहा है, लेकिन आप लोगों से कहाँ चूक हुई है। ऐसे तमाम सवाल जवाब आज होंगे, कहाँ होंगे, 24 अकबर रोड पर। सवाल ये कौन करेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। और अब एक नजर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर, चूंकि जानना जरूरी है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कहां जा रहे हैं। 8:55 पर, यानी अब से थोड़ी देर बाद, थोड़ी क्या, अभी इसमें कई मिनट हैं, बोट क्लब पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यहां पे तिरंगा यात्रा कार्यक्रम रखा गया, उसमें शामिल होना है। फिर इसके 35 मिनट बाद 9:30 बजे IISER के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होना है, और इसमें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भी आएंगी। 11:45 पर महिला उद्यमियों के साथ कार्यक्रम होगा। 1:15 पर भोपाल पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचेंगे। 3:30 बजे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ये आज के कार्यक्रम है, और इसके साथ ही 4:55 पर, यानी मानिए 5 बजे, निजी स्कूल में आयोजित चतुर्थ शिक्षा केंद्र का शुभारंभ भी उन्हें करना है, और फिर 6:45 पर इंदौर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को गुना के टेकरी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दर्शन किए और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद गुना की आम जनता से उनकी शिकायती आवेदन लिए और तत्काल शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने गुना के सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मल्टी लेवल पार्किंग का ड्रीम प्रोजेक्ट फिलहाल ड्रीम ही है। महाराज बाड़े में मल्टी लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग का काम 18 माह में पूरा होना था, लेकिन कितने हो गए, 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं, लेकिन 36 नहीं हुए हैं, 31 हुए हैं। 31 महीने बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। ऐसे में सिंधिया ने सीधे सीधे कंपनी पर कार्रवाई की बात कह दी, और यह होना भी चाहिए। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने स्मार्ट रोड, मल्टी लेवल पार्किंग सहित पेडिस्ट्रियन जोन का काम 299.95 करोड़ रुपए में दिया था। स्मार्ट सिटी ने जिन अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी, वे भी कंपनी से काम नहीं करा पा रहे हैं। हालात ये हैं कि अगर 2 बार कार्यकाल नहीं बढ़ता तो ISBT और मल्टी लेवल पार्किंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट चालू ही नहीं हो पाते। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी निरीक्षण के दौरान काम की रफ्तार को लेकर नाराजगी जताई थी। मल्टी लेवल कार पार्किंग की समीक्षा भी मैंने की है। मैं प्रशासन भी और मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। इस विषय को मैं ऊपर तक उठाऊंगा और जरूर समय सीमा पर ये योजना समाप्त होनी चाहिए।
स्मार्ट सिटी के पार्किंग निर्माण में 3 माह के काम की रफ्तार की बात करें तो टारगेट से आधा ही काम हो पाया है। कंपनी की स्लो रफ्तार के बाद स्मार्ट सिटी सीईओ नीतू माथुर ने कंपनी के सीनियर अफसरों को तलब किया है। स्मार्ट सिटी के L&T कंपनी पर 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई जा चुकी है। वहीं बीजेपी सांसद और कांग्रेस विधायक भी स्मार्ट सिटी के कामों से नाखुश है। स्मार्ट सिटी कंपनी जो बनाई थी वो अधिकारियों के लिए बनाई थी और अधिकारियों के हाथ की खिलौना है। अधिकारियों ने पूरे पैसे का 1000 करोड़ का बंदरबांट कर दिया। ये स्मार्ट सिटी के नाम पर गंदा पानी पीने को लोग मजबूर कर रहे हैं। कोई कहीं स्मार्ट सिटी नहीं है के अधिकारी और हमारे स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के बीच और ठेकेदार के बीच कहीं सामंजस्य की कमी है। सामंजस्य होने से काम समय पर होता है। संबंधित एजेंसी से बात करूंगा। वर्तमान में पार्किंग के लिए खोदे गए गड्ढे की सतह पर आरसीसी का प्लेटफॉर्म बनाने का काम चल रहा है, जो 7000 क्यूबिक में सिर्फ 2800 क्यूबिक ही हो पाया है। अब स्मार्ट सिटी ने कंपनी को मार्च 2025 तक का वक्त दिया है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। देश की आजादी में देश का दिल कहलाने वाले जबलपुर की अहम भूमिका रही है। जबलपुर हिंदुस्तान का पहला वो शहर है जहां सबसे पहले तिरंगा सत्याग्रह की शुरुआत हुई और तिरंगे को ब्रिटिश शासन में बनवाए गए टाउन हॉल में फहराया गया। आप भी सुनिए आजादी की पूरी कहानी जबलपुर की जुबानी। मैं जबलपुर हूं। ये मेरा टाउन हॉल है। यहीं से आजादी के मतवालों ने चिंगारी जलाई थी। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े। जी हां, मैं बात कर रहा हूं झंडा सत्याग्रह की। 18 मार्च 1923 का वो दिन आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया और ब्रिटिश शासन ने झंडा फहराने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक डेलीगेशन के साथ जबलपुर आए थे। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद त्रिपाठी ने अंग्रेजों से झंडा फहराने की अनुमति मांगी, लेकिन अंग्रेजों ने साथ में ब्रिटिश झंडा भी फहराने को कहा, जिसे सत्याग्रहियों ने मना कर दिया। नाराज ब्रिटिश अधिकारी ने झंडा फहराने पर ही रोक लगा दी। इसके विरोध में करीब 350 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सख्त पहरे के बावजूद गांधी भवन पर तिरंगा फहरा दिया। जबलपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जमनालाल बजाज, देवदास गांधी उपस्थित थे। तो उनको अभिनंदन पत्र देना है और अभिनंदन पत्र के साथ फिर से तिरंगा आप फहराना है। तो ये बड़ा विवादास्पद विषय बन गया। मेरे इस टाउन हॉल का निर्माण ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की गोल्डन जुबली की याद में किया गया था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश भर में जंग का ऐलान हुआ तो क्रांतिकारी इस इमारत का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए करने लगे। आजादी मिलने के बाद इस टाउन हॉल को नगर निगम के हवाले कर दिया गया और महारानी विक्टोरिया की मूर्ति अलग कर वहां महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई गई। जबलपुर से उठा झंडा सत्याग्रह जो है पूरे भारतवर्ष में फैला और वो झंडे फहराने की अनुमति प्राप्त हुई। मुझसे शुरू हुए झंडा सत्याग्रह ने देश भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हौसले को बढ़ाया। जब आंदोलन सफल हुआ तो उसका असर देश के आने वाले आंदोलनों में साफ नजर आया। भारत छोड़ो आंदोलन से देश के कोने कोने में आजादी की अलख जगी और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। तो जबलपुर की जुबानी आपने पूरी कहानी तो सुनी, लेकिन मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। इंदौर में 11 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। मरीजों में 7 पुरुष 4 महिला शामिल हैं। इंदौर में डेंगू मरीजों की संख्या 212 हो गई। ग्वालियर में भी 2 नए मरीज मिले। ग्वालियर में डेंगू मरीजों की संख्या 148 पहुंच चुकी है।